वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन वाला चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का हिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैं इससे पिछले वाले नोट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप जाके इस लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो उस वीडियो को। इसके अंदर मैंने इस चैप्टर को पिछले वाला पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करा था लेखन कला से पहले वाले का। चलिए आगे शुरू करते हैं। लेखन कला क्या थी मेसोपोटामिया के अंदर? मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई थी वो लगभग 3200 ईस्वी के पास पाई गई थी। इन पर सरकंडों की तीखी नोक से, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकंडों की तीखी नोक यानी कि एक ऐसी पैनी सी नोक सी बनी होती थी तीर टाइप में, और उससे वो इसके वो पट्टिका के ऊपर ऐसे ऐसे करके लिखते थे। ठीक है। कीलाकार, कीलाकार मतलब ऐसी चोंच वाली चीज को लिखा जाता था, कीलाकार उसे बोलते थे ये लोग, कीलाकार। तो सरकंडों की तीखी नोक से लिखा जाता था यहाँ पर सब कुछ, और इन पट्टिकाओं को धूप में रख के सुखाया जाता था। देखिए इन पट्टिकाओं को धूप में रख के सुखाया जाता था का मतलब क्या है कि जब इसके ऊपर कीलाकार चीजों से लिखा जाता था, लिखने के बाद इनको सूखने से पहले ही, जैसे मैंने अब एक पट्टिका ली, एक टैबलेट हुआ करती थी यहाँ पर, ये एक ऐसे चौरस सी टैबलेट हो गई है। एक टैबलेट का मतलब पट्टिका हो गई, उस पट्टिका के ऊपर लिखा जाता था कीलाकार अक्षरों से। कीलाकार अक्षरों से लिखने के बाद इसको सूखने से पहले ही लिखा जाता था। अगर ये सूख जाती थी तो ये टैबलेट यानी पट्टिका वेस्ट हो जाती थी हमारी। तो इसका मतलब कि इसको सूखने से पहले ही सारे अक्षर लिख दिए जाते थे, और लिखने के बाद इसे सन की रेज में इसे सुखा लिया जाता था। तो सन की रेस में, सूरज की किरण में इसके सुखा लिया जाता था। इसके बाद यहां पर आता है कि लेखन कला की विशेषताएं क्या थी। देखिए लिखने की विशेषता क्या थी यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं इनकी लिखने की विशेषता होती थी कि ध्वनि के लिए कीलाक्षर अक्षर या कीलाकार चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। देखिए जो भी ध्वनि के लिए यानी कि साउंड के लिए वहां पर वो कीलाकार अक्षरों का यूज करते थे। ये वह कला थी जहां पर व्यंजन स्वर नहीं होता था, यहाँ पर कोई स्वर व्यंजन नहीं होता था, सिंपल अक्षरों से ही बताया जाता था। यानी कि अलंकार, तत्सम, तद्भव, जो भी हमारे हिंदी के अंदर अलंकार वगैरह होते हैं वो सब नहीं होते थे यहाँ पर सिर्फ साइंस यानी चिन्हों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे, जिसके कारण लिपि को सैकड़ों चिन्ह लिखने पड़ते थे। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि अलग अलग ध्वनियों के लिए, यानी कि अगर मैं बोलूं तत्सम तद्भव भाव जो होते हैं, अगर मैं बोलूं आ ब श, तो इसके अलग अलग साइन बना दिए जाते थे। इसका मतलब कि हमें अनेकों यानी कि सैकड़ों, 100 से ज्यादा साइनों को याद रखना पड़ता था। सूखने से पहले, देखिए यहाँ पर आ गया पॉइंट, सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टी पर लिखना होता था। यानी कि जो गीली पट्टी होती थी इन्हें सूखने से पहले उस पर लिख दिया जाता था, और इसके बाद लिखने के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर मैं आपको बोलूं लिखने के लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। हर कोई नहीं लिख सकता था क्योंकि हर किसी को 100 से ज्यादा अक्षर याद नहीं होते थे, और इसमें भाषा की विशेष ध्वनियों को एक दृश्य रूप से दर्शाया जाता था। मतलब कि मैं आपको बोलूं यहाँ पर कि भाषा की विशेष ध्वनि यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसमें विशेष ध्वनियों को एक दृश्य से दिखाया जाता था। यानी कि अगर कुछ, जैसे अगर हम साउंड वगैरह कुछ बता रहे हैं, कुछ स्पेशल साउंड के लिए एक स्पेशल तरीके के यहाँ पर चिन्ह बने होते थे जिनको दर्शाया जाता था। तो ये वाली जो थी हमारी विशेष थी। अब हम बात करेंगे कीलाकार यानी कि क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म क्या था? देखिए मैं आपको दोस्तों बता दूं यहाँ पर क्यूनिफॉर्म क्या था। यह लैटिनी, यानी लैटिनी का मतलब होता है लैटिन। लैटिन जो शब्द होता है, लैटिन लैंग्वेज होती है, लातीनी शब्द क्यूलिस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? क्यूलिस से, जिसका अर्थ होता है छोटी फोर्मा, जिसका अर्थ है आकार। यानी कि अगर मैं बोलूं इसका अर्थ क्या है? आकार। आकार से, इससे मिलकर बना है, यानी कि छोटी और फोर्मा से मिलकर बना है। किससे? छोटी और फोर्मा, यानी कि दो चीजों से, छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, इसे बोला गया है क्यूनिफॉर्म। क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि क्यूनिफॉर्म जिसका अर्थ है छोटी और फोर्मा जिसका अर्थ है आकार से है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे छोटे साइन के अक्षर बनाने हैं या चित्र बनाने हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा क्यूनिफॉर्म। क्या बोला जाता है उसे? उसे बोला जाता है क्यूनिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें अपना काल गणना। काल गणना यानी कि समय की गणना वो लोग कैसे करा करते थे। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर समय की गणना, काल गणना के लिए गणित की विद्वता परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया से मिली। आपको मैं एक बात बताऊं कि जितनी भी हमें काल गणना के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है वो हमें मेसोपोटामिया से ही सबसे पहले, एक सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा भाग वर्गमूल, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं यानी कि गुणा भाग वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट, इन सभी से परिचित है। इन सभी को यहाँ के लोग जाना करते थे। काल गणना के लिए अगर मैं आपको एक बात और बताऊं यहाँ पर, काल गणना के लिए लोगों के लिए एक वर्ष, यानी कि जैसे देखिए
सिंपल महीना है। जैसे हमारे यहाँ पर 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, ऐसे वहां उस टाइम पर भी हुआ करते थे। एक महीने 4 हफ्तों में एक दिन, 1 घंटा, 24 घंटे तथा 1 घंटे में 60 मिनट, सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको जैसा आजकल का टाइम है वैसे ही आपको उस टाइम का टाइम लिख देना है। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है और आपको ये पढ़ के जाना है, लिख कर जाना है। प्रिपरेशन का मैं आपका तरीका बता देता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख कर देखना है। मेरे नोट्स से चाहे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख कर देखिए। अगर ये नोट्स के तरीके का ही आप लिखाएंगे पेपर में तो मैं गारंटी देता हूं आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलने वाले। यहाँ पर एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा और 80 से प्लस लाओगे हिस्ट्री के अंदर। तो आपको बताता हूं मेसोपोटामिया की शहरी जीवन की विशेषता क्या थी। देखिए, वो जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर थे, देखो ये एक छोटा सा मंदिर है और इसके आसपास सारा शहर बनता था। तो ये पहला था, वो जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, यानी कि ये जो व्यापार है, यानी कि मेसोपोटामिया जो है ना, ये व्यापार के केंद्र, यहाँ पर क्या थे, छोटे छोटे व्यापार के केंद्र बने हुए थे। लोग बाहर से आते थे, बाहर से आके क्या करा करते थे, अपने यहाँ पर ट्रेड करा करते थे, व्यापार करा करते थे, यानी कि सामान खरीदने बेचने का काम करते रहते थे। और दूसरे क्या था, यहाँ पर शाही शहर थे, यहाँ पर एक शाही राजघरानों जैसे शहर थे, यहाँ पर मतलब राजा महाराजा लोग यहीं पर ही रहते थे उस टाइम के। तो ये शाही शहर हुआ करते थे, मतलब सब चीज अवेलेबल हुआ करती थी यहाँ पर। इसके बाद शहरीकरण, यानी नगरों की बसावट कैसी थी, यानी लोग रहते किस तरीके से थे। मैं आपको बताता हूँ कि लोग रहते किस तरीके से थे। शहर, नगर और बड़ी संख्या में लोग रहने के स्थान नहीं होते थे। देखिए मैं आपको बता दूं कैसे, कि शहर और नगरों में, देखिए यहां पर कैसे करेंगे, शहर और नगरों के, मैं आपको बात बता दूं, शहर और नगरों में बड़ी संख्या में लोग, शहर और नगरों में बड़ी संख्या में लोग रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन यानी खाने पीने की चीजें, अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का बढ़ता है। देखिए यहाँ पर क्या था कि लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, यानी कि अगर दूसरी जगह पर जाकर वहां पर खाने पीने की चीजें ज्यादा मिल रही हैं, अच्छी चीजें विकसित हो रही हैं, तो लोग वहां पर ट्रैवल कर जाते थे, वहां पर माइग्रेट हो जाते थे, वहां पर चले जाते थे। इसके फलस्वरूप क्या था, कस्बे बनने लग गए। कस्बे मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बनने लग गए। ठीक है, इसके बाद क्या था, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं भी महत्वपूर्ण होती थी। यानी कि देखिए वहां पर व्यापार, ट्रेड हुआ करता था और बहुत सारी सेवाओं का मतलब क्या होता है, सर्विसेज। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि टेलीकॉम तो सॉरी नहीं होता था उस टाइम पर, कुछ भी तरीके की सर्विस, जैसे आना जाना, लाना ले जाना, या कोई इंफॉर्मेशन पहुंचवानी, इस तरीके की सर्विस है ना। जैसे आज के टाइम में हमारी एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे कोरियर सर्विस होती है, या फिर टेलीकॉम सर्विस होती है, या फिर हम कुछ भी, जैसे आजकल आपके यहाँ पर पोर्टर चलने लग गया है, इस तरीके की सर्विस। ऐसे उस टाइम पर कुछ अपनी सर्विसेज हुआ करती थी जिनको वो सेवाएं बोलते थे। नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे, उन्हें नगर गांव के लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यस, आप देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, कि आज हमारे शहर में देख लीजिए आप, क्या मैं अगर इस शहर में रह रहा हूँ, किसी भी शहर, अगर आप दिल्ली, मुंबई, किसी भी शहर के अंदर रह रहे हैं, तो क्या हम सारे काम खुद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए हमने घरों में काम करने वाली लगा रखी है। दूसरी बात, अगर मेरे को कहीं पर कोरियर में सामान पहुंचाना है तो खुद जाके नहीं देता हूँ, मेरे को किसी के हाथ पहुंचवाना पड़ता है। आजकल तो स्विगी, जोमेटो वगैरह भी इतने फेमस हो रहे हैं, खाना भी कुछ जाके नहीं लाते हैं, बाहर से डिलीवर हो जाता है। तो उस टाइम पर भी लोग ऐसे होता था, यानी कि जो नगरों के लोग होते थे, शहर के लोग होते थे, वो गांव के लोगों पर निर्भर रहते थे। उनमें से आपस में लेन देन होता था। वहां पर किस चीज का लेन देन होता था? वस्तुओं का या फिर किसी प्रकार की मुद्रा का। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप गांव से जुड़े रहते थे। भाई गांव के लोगों के पास काम नहीं होता था, या पैसा कमाने के लिए वो कहां पर आते थे? नगरों में आते थे। आजकल भी तो ऐसे ही होता है ना, लोग, गांव के लोग कहां आते हैं? नगरों में आते हैं। अब बताता हूं मैं आपको कि शहरी जीवन की विशेषता क्या थी। देखिए शहरी जीवन की विशेषता क्या थी, वहां पर श्रम विभाजन होता था। मतलब कि देखो भैया, श्रम विभाजन का मतलब, ठीक है भैया, मैं कारपेंटर का काम कर लूंगा और तू यहाँ पर डेयरी का काम कर लियो। मेरे से डेयरी वाला बंदा कारपेंटर का नहीं कर सकता, कारपेंटर वाला डेयरी का नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रिशियन वाला कारपेंटर का काम नहीं कर सकता। खैर ये तो जोक्स का पार्ट है, वहां पर उस टाइम पर क्या इलेक्ट्रिशियन वगैरह कुछ होते नहीं थे, पर कारपेंटर वगैरह तो बिल्कुल हुआ करते थे ना, बर्तन बनाने वाले और लकड़ी के घर लकड़ी के मतलब काम करने वाले, सब हुआ करते थे। तो मतलब कामों को ना बेसिकली क्या होता था, डिवाइड कर दिया जाता था। विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े होते थे। देखिए अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग होते थे ना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। यानी कि अब मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो, तो अलग अलग मतलब काम से लोग आपस में जुड़े रहते थे। इसके अलावा शहरी विनिर्माणों के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार की पत्थर, लकड़ी आदि चीजें जरूरी थी। देखो शहरी विनिर्माण, यानी शहर के लोगों के लिए क्या था? ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें
भी भिन्न भिन्न जगहों से आती थी। देखो अलग अलग जगहों से ये सारी चीजें आती थी, सब एक जगह पर आजकल भी उपलब्ध नहीं होती, तो उस टाइम पर भी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार होती थी? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि मेसोपोटामिया के शहर में माल की आवाजाही किस प्रकार होती थी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। देखिए पहली बात, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, खाने पीने के संसाधन जितने भी समृद्ध, पर खनिज संसाधनों का अभाव था। अब स्टूडेंट्स खनिज क्या होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं जो हमारे खाने पीने की चीजों से अलग होते हैं, जैसे कि ओर्स हो गए, यानी कि आपने अपना 10th क्लास में पढ़ा होगा, मिनरल्स जैसे कि लोहा, जिंक, सल्फर वगैरह, इस तरीके के जो चीजें होते हैं वो खनिज होते हैं, तो वहां पर इन चीजों का अभाव रहता था। दक्षिण के अधिकांश भाग से, यानी कि दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी होती थी। देखो पत्थर नहीं हुआ करते थे, पत्थर यानी कि पत्थर बहुत कम तरीके से थे, रेतीले होते थे ना वहां पर, तो पत्थर चाहिए होते थे इन सब चीजों का काम करने के लिए। तो इसके लिए खजूर, यानी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पर, इसके लिए खजूर, पोपलार के पेड़ों की लकड़ियां, गाड़ियों के पहिए ना बनाने के लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी। देखो पोपलार एक तरीके का पेड़ था, इसकी जो लकड़ी होती थी ना, ये वहां की गाड़ियां और गाड़ियों के पहिए बनाने के लिए अच्छी नहीं होती थी, टूट जाया करती थी। औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे लोहा, गोल्ड, सिल्वर, ये सब उपलब्ध नहीं होता था। मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, यानी कि आजकल का क्या है, टर्की, जिसे हम टर्की बोलते हैं, तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी के पार, यानी कि जो खाई की दूसरी तरफ के देश होते थे ना, वहां से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन उत्पादन काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करा करते थे। यानी कि इसके रिप्लेस में, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर वो वहां से ये सब चीजें मंगा रहे तो देते क्या थे उनको, जो मंगाते थे तो वो क्या करते थे, अपना कपड़ा और कृषि, यानी कि खेती की वस्तुएं, खेती के पदार्थ, यानी कि खेती की चीजें और कपड़ा वगैरह वो यहाँ से उनको दिया करते थे। अब बात करेंगे परिवहन कैसा था, यानी कि वहां पर ट्रांसपोर्ट कैसा था। परिवहन का सबसे आसान सस्ता मार्ग था जलमार्ग, यानी कि देखो वहां पर जो जल नदी थी उसके थ्रू वो ट्रैवल करा करते थे। मेसोपोटामिया के शहरों के लोग जलमार्ग के प्रमुख साधनों का कारण था। देखो मेसोपोटामिया के शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन थे। क्या होते थे वहां पर, सबसे प्रमुख, मतलब नदियों के थ्रू ही वहां पर सारा काम लाने ले जाने का हुआ करता था। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया के मंदिर। देखो मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह होते थे, तो नॉर्मल घरों की तरह बनते थे। अंतर केवल ये था कि बाहरी दीवारें जो थी वो कुछ अलग तरीके की बनाई जाती थी, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर बाहरी की ओर मुड़ी होती थी। देखो जैसे कि ये बनी हुई यहाँ पर, और इसके बाद क्या होती थी, ये खास अंतराल के बाद क्या होती थी, ये नदी बनी, उसके बाद ये बाहर की तरफ मुड़ी होती थी, और ऐसे करके बाहर की तरफ मुड़ जाती थी। ये दीवारें क्या होती थी, बाहर की तरफ मुड़ जाती थी। और वहां पर एक बात और मैं बता दूं आपको, उर क्या था, चंद्रदेव था, वहां के दो देवी देवता थे वहां पर। देखो दो एक देव था कौन वहां पर, एक तो था चंद्रदेव और एक थी इन्नाना। इन्नाना कौन सी होती थी, प्रेम यानी युद्ध की देवी बोला जाता था। ये प्रमुख देवी देवता होते थे वहां के, कौन कौन से, उर, मैं आपको बता दूं कौन सा, उर और इन्नाना, ये दो वहां के प्रमुख देवी देवता हुआ करते थे। ये कच्ची ईंटों के बने होते थे मंदिर वहां के, ठीक है जी। वहां के जो मंदिर होते थे बच्चों, वो कच्ची ईंटों से बने होते थे। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान होता था। जैसे उर कौन होते थे, चंद्र देवता होते थे, और इन्नाना कौन होती थी, प्रेम और युद्ध की देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, उस समय के साथ बड़े होते गए। ईंटों के पहले छोटे बना करते थे, फिर बड़े होते चले गए। इनके आंगन खुले होते थे, यानी कि आंगन थोड़े से अच्छे बड़े होते थे, और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। यानी कि देखो ये बीच में आंगन हो गया, और यहाँ पर इसके आसपास कमरे बनाए गए। इस तरीके का वहां पर हुआ करता था सारा स्ट्रक्चर। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अगली किस्म के नहीं होते। देखो मतलब कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से, मतलब कुछ नॉर्मल घरों की तरीके से नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर किसी देवता का घर ही होता है। नॉर्मल घर से थोड़ा सा अलग होते थे, क्योंकि मंदिर किसी देवता का घर है। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतराल के बाद भीतर बाहर की ओर मुड़ी थी, वही बात बोल रहा है बार बार। अब हम बात करते हैं देवी देवता। वहां पर देखो देवता की पूजा, वहां पर मैं आपको बात बोलूं कि देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, यानी कि देवता पूजा का केंद्र बिंदु था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली, देखिए प्रसाद में क्या चढ़ाते थे वो लोग, अन्न, दही और मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से मत्स्य का मतलब क्या होता है, मत्स्य का मतलब होता है मछली। क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता है। देखिए जो उनका आराध्य देवता ना, यानी कि जो उर था, जो चंद्र देवता माना जाता था, वो किसका मतलब देवता माना जाता था, वो ये मानते थे कि मत्स्य, यानी कि जो स्थानीय लोग होते हैं, लोकल लोग जो होते हैं, ये सारा जो जानवर वगैरह है सब हमें वही प्रदान करते हैं, ठीक है।
इसके बाद समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तु में बदलने की प्रक्रिया जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, उन्हें ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। देखो ये सारे काम जो कहाँ करते थे वो लोग, देखो आज के टाइम के लोग अगर शांति चाहते तो मंदिर जाते ना, वहां के लोग भी उस टाइम पर क्या करते थे, शांति पाने के लिए अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़े, ये सब कहाँ करते थे, मंदिरों के आसपास ही करा करते थे। चलिए अब हम बात करेंगे एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आता है, गिलगिमेश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखिए गिलगिमेश की बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा ऊपर समझ लेते हैं। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। देखिए यहाँ पर टाइम को डिवाइड कैसे करेगा, सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा, वहां से यहाँ पर रोम तथा इस्लाम की दुनिया, यहाँ पर वहां से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। देखिए समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारी बनाया गया। देखिए सिकंदर के उत्तराधिकारी थे ना, उन्होंने यहाँ पर समय का विभाजन किया और ये समय का विभाजन कहां कहां पहुंचा, रोम, इस्लाम की दुनिया में यानी कि इस्लाम में, और बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। इसके बाद हम बात करेंगे गिलगिमेश। गिलगिमेश कौन था, उरूप नगर का एक शासक था गिलगिमेश। यस, आपकी बुक के अंदर एक छोटे से कॉलम भी दे रखा है गिलगिमेश का, उसको प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। अधीन मतलब अपने मतलब कि अपने अधीन मतलब कि अपने नीचे कर लिया था, वो सबका शासक बन चुका था। और इसके बाद हम बात करेंगे कि असीरियाई शासक असुरबैनीपाल कौन था, असीरिया हमने देखिए असीरियाई पढ़ा था एक पीछे। असीरियाई शासक कौन था, असुरबैनीपाल ने बेबीलोनिया को कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवा कर, देखो उसने क्या करा था, कई सारी मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाई और 99 एक पुस्तकालय और मंगवाकर 99 में से एक पुस्तकालय स्थापित किया। टोटल पुस्तकालय वहां पर कितने थे, 99, उनमें से एक किसने स्थापित करा था, बेबीलोनिया से जो पट्टिकाएं मंगवाई थी उसने एक स्थापित करा था, किसने, असुरबैनीपाल ने। किसने स्थापित करा था, असुरबैनीपाल ने। इसके बाद नोबल पोरोसर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई अधिपत्य से मुक्त कराया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा कि असीरियाई को, आपसे कुछ आपकी बार के मिड टर्म के भी क्वेश्चन में आया है, ये 2024 के मिड टर्म के हिस्ट्री के एग्जाम में ये आया है क्वेश्चन कि बेबीलोनिया को असीरियाई के अधिपत्य से मुक्त किसने कराया, तो इसको आपको बताना है कि नोबल पोरोसर ने 625 ईस्वी में कराया था। 331 यानी 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने के बाद बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा और नोबनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ये भी क्वेश्चन आया था हमारे मिड टर्म के 2024 के अंदर। 2024 का जो भी हिस्ट्री का मिड टर्म का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि नोबोनिडस बेबीलोन का अंतिम शासक था कि नहीं, यानी क्वेश्चन ही पूछा गया था कि बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था और वो था नोबोनिडस। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये चैप्टर मेरा खत्म होता है। इसके पार्ट 1 में मैंने इसका पिछले वाला चैप्टर, इसी चैप्टर का पहला पार्ट डाला है, पिछली बातें कराई है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चे जो अपने हिस्ट्री के एग्जाम को प्रिपेयर कर सकें। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।